हेलो एवरीवन। तो एज यू ऑल कैन सी, आज हम लोग 14 ऑफ द जून 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। कुछ आर्टिकल आपके एज यूजुअल द हिंदू से, कुछ आपके डाउन टू अर्थ से हैं, एक आपका इंडियन एक्सप्रेस और एक बीबीसी से हमने इस न्यूज को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं सामने, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप उसको सर्च करके जीएस लॉजिकल के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली के डेली पीडीएफ अवेल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है हमारी, हमारे जो देश के नए रक्षा मंत्री हैं, हालांकि पहले भी यही थे बट अभी दोबारा से बने हैं, तो हम इनको नए के तौर पे एक तरीके से संबोधित करेंगे। तो जो हमारे नए रक्षा मंत्री हैं राजनाथ राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को अचीव करने का मतलब क्या है कि जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको हम अपने यहाँ देश में प्रोड्यूस करें। उनको अभी तक हम बाहर से बहुत ज्यादा ऑब्टेन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका रशिया से, जैसे कि आपका यूएसए से, जैसे कि आपका फ्रांस, इसराइल, इन सारी कंट्रीज से हम लोग कहीं ना कहीं अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इसके कई सारे फायदे होंगे। जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहली बात तो कम होगा। दूसरी चीज, डिफेंस के मामले में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। कोई बाहर का हम डिफेंस इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसका सारा डेटा उस कंट्री के पास मान लीजिए जा रहा है, या उसको उस डेटा को वो कंट्री एक्सेस कर पा रही है, तो हमारी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। उसके बाद जब हम यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हमारे इतने सारे स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड आपके इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड आपके साइंटिस्ट हैं, ये सब लोग क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इनको भी एक तरीके से अच्छा रोजगार मिलेगा। तो हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, हमारी देश का जो एक शार्प माइंड है वो देश से बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा जब हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम छोटी मोटी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो कहने का मतलब है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, तो आइए इस न्यूज को देखते हैं। स्पेसिफिकली आपके GS2 के लिए और GS3 के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आज मैंने लिखा नहीं है तो मैं इसको आपको ऐसे ही लिख देता हूँ, GS2 और GS3। ठीक है, तो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस क्या होता है? इंडिजिनाइजेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनी डिफेंस इक्विपमेंट विद इन द कंट्री फॉर द डुअल पर्पस ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ इंपोर्ट्स। जाहिर सी बात है, हम सेल्फ रिलायंस भी बढ़ाएंगे अपनी, अचीव करेंगे, और अपने इंपोर्ट बर्डन को भी कम करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा एक सरकारी विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उसका की ऑब्जेक्टिव है ये। डीआरडीओ हो, चाहे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब का बहुत क्रूशियल रोल है हमारी सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की थोड़ा सा, तो हमारी ओवर डिपेंडेंस रही है हमेशा से रशिया के ऊपर। आज का रशिया पहले का सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, तो ये हमारा एक कांस्टेंट फ्रेंड रहा है थ्रू आउट आवर थिक्स एंड थिन। आजादी के बाद से तो हमारी ज्यादातर ओवर डिपेंडेंस इन्हीं के ऊपर रही है, डिफेंस बेस्ड गुड्स को लेकर के। ठीक है, मिड 1980 से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज पंप करना शुरू किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जाहिर सी बात है भाई कि आपको डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। आप ऐसे कल को उठ के दाल चावल तो नहीं कि कुछ भी बना के तैयार कर दिया आपने, है ना? तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं वो कहीं और अपनी रोजी रोटी तो चला नहीं रहे होते हैं, और अगर वो अपनी और रोजी रोटी पे ध्यान देंगे तो रिसर्च पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो सरकारें जो है अलग अलग देशों की रिसर्च करने वालों को बहुत अच्छे से फंड करती हैं, जो रिसर्च के लिए इक्विपमेंट्स जरूरी चीजें होती है वो प्रोवाइड करवाती है, ताकि उनका काम आसान हो सके। ये हमने करना कब शुरू किया? 1980 के मिड से। A significant beginning in defense indigenization was made in 1983 when the government sanctioned the Integrated Guided Missile Development Program IGMDP to develop 5 missiles। तो हमने जो है 5 मिसाइल के लिए एक नया अपना खुद का डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया 1983 में, जिसको हम IGMDP के नाम से जानते हैं। अब वो 5 मिसाइलें कौन सी है? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंजेस, दैट इज अग्नि। ठीक है, तो अब यहाँ पे पृथ्वी जो है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मतलब ये सरफेस से ही आपकी शूट की जाएगी, छोड़ी जाएगी, और सरफेस को ही जाकर के हिट करेगी, सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगी। तो अब इसको नाम से याद रख लीजिए, पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी कहीं ना कहीं सरफेस है। तो ये पृथ्वी मतलब सरफेस। आकाश, आकाश का मतलब क्या भैया? आसमान। तो ये क्या होगी? आकाश मिसाइल जो होगी सरफेस से छोड़ी जाएगी और आसमान में जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है।
त्रिशूल क्या है, ये नेवल वर्जन है आपका पृथ्वी का। ठीक है, त्रिशूल जो है नेवल वर्जन है पृथ्वी का। नाग क्या है, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। और अग्नि आपको पता है, ये तो सबसे फेमस मिसाइल इंडिया की, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, 1990 में क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस रिव्यू कमेटी बनाई गई, किसके अंडर में, हमारे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंडर में। हैड फॉर्मुलेटेड अ 10-year सेल्फ रिलायंस प्लान अंडर विच द सेल्फ रिलायंस इंडेक्स defined as percentage share of indigenous content in total procurement expenditure was to be increased from 30% to 70%। अब क्या हुआ, एक सेल्फ रिलायंस रिव्यू कमेटी बनाई गई माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में। ठीक है, उस कमेटी ने एक टारगेट सेट किया, उन्होंने एक सेल्फ रिलायंस इंडेक्स दिया। सेल्फ रिलायंस इंडेक्स का मतलब क्या है कि हम जो टोटल हमारे डिफेंस का जो प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो आर्मीज या डिफरेंट आपके आर्म फोर्सेस प्रोक्योर कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, कितना वो बाहर से कर रहे हैं, कितना वो हमारे देश से प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनियों से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो उसमें देश से प्रोक्योर होने वाले इक्विपमेंट्स का परसेंटेज बढ़ाना है धीरे धीरे करके। 1992-93 में जो 30% था, उसका टारगेट रखा गया कि 2005 आते आते हमको 70% डिफेंस प्रोक्योरमेंट, हमको यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को 70% डिफेंस प्रोक्योरमेंट अपने देश के अंदर ही करना है। ये टारगेट हालांकि आज तक अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। द इंडिजीनियस एफर्ट्स वर नॉट एडिकेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस। दिस रिजल्टेड इन द शिफ्ट ऑफ फोकस टुवर्ड्स को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन पार्टनरशिप विद द फॉरेन कंपनीज। अब हमारी खुद की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम पूरी तरीके से 70% पे अपने आप को ले आए। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे अपना एक आउटलुक चेंज किया, एक रवैया चेंज किया, और हम कहाँ पहुंच गए, हमने कहा अब हम बाहर के देशों के साथ, बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर के को प्रोडक्शन करेंगे। आपने एक सुना होगा वर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब यही होता है कि हम मान लीजिए रफाल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, एक मेरे ख्याल से डसॉल्ट कंपनी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मान लीजिए हम फ्रांस की किसी कंपनी से हमने रफाल खरीदा है, तो वो कंपनी क्या करेगी, पहले तो हमको कुछ शुरुआत के कुछ रफाल बना करके देगी, और साथ साथ हमको बनाते बनाते प्रोसीजर भी समझाती रहेगी, टेक्नोलॉजी भी समझाती रहेगी कि क्या टेक्नोलॉजी यूज की है। और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, जितने हमें, जैसे हमें 36 मेरे ख्याल से रफाल लेने थे, या शायद 108 के आसपास कुछ लेने थे, जब वो सप्लाई वो पूरी कर देगा, तब टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देगा वो हमको, वो कंपनी हमारे देश की किसी कंपनी को, और फिर हमारे देश की कंपनी खुद अपने देश में वो चीज बना सकती है। तो इसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इस पर ध्यान देने की बात शुरू करी गई। इसकी शुरुआत हुई है सबसे पहले 1998 में, इंडिया और रशिया ने जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए समझौता साइन किया था। ठीक है, ब्रह्मोस जो आपकी एक तरीके से मिसाइल है, वो इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर के बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम रशिया, इंडिया हैज आल्सो पार्टनर विद अदर कंट्रीज सच एज इजराइल, फ्रांस फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो हमने भैया इसराइल और फ्रांस दोनों के साथ मिल करके ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिए, जैसे कि हमने ब्रह्मोस को रशिया के साथ मिलकर अंजाम दिया है। नीड क्या है, मैंने पहले बता दिया आपको, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। हम सबसे ज्यादा जो है सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड नंबर पे हम लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। हमसे ज्यादा आर्म्स पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया इंपोर्ट करता है बस। ठीक है, तो इसको इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी फॉरेन एक्सचेंज को जो है खाली करना पड़ता है। हमारे जो एक तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो जो अपने देश में ही हम बना लेंगे सब चीजें, तो हमारी ये सारी दिक्कतें एड्रेस हो जाएंगी। सिक्योरिटी इंपरेटिव मैंने आपको पहले बताया कि बाहर की कंपनी कोई हमको चीज सप्लाई कर रही है, उसका डेटा उसके पास जा रहा है या वो उसको एक्सेस कर ले रही है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं थ्रेट है। मान लीजिए आज वो कंट्री हमारी मित्र है, कल को वो कंट्री हमारी दुश्मन के साथ मिलकर के काम करने लग जाए, तो हमारा सारा डेटा ट्रांसफर कर देगी वो। या फिर क्रिटिकल टाइम पे हमको उसने वो अवेलेबल कराया नहीं डेटा, जैसे आपका वो हुआ था 1999 में कारगिल वॉर। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जीपीएस का डेटा देने से मना कर दिया था यूएसए ने कि हम पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन पता कर लें। तो ये सारी दिक्कतें भी आती हैं कहीं ना कहीं। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। जब हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम ग्लोबली एक बहुत बड़ी पावर बन के निकलेंगे, है ना। तब ये एक मैसेज जाएगा कि हमको अपनी रक्षा के लिए किसी और देश के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं है। हम खुद से अपनी रक्षा करने में सक्षम है, हमारे लोग तो हैं ही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भी हमारी रक्षा करने में सक्षम है। ठीक है, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, जाहिर सी बात है, अब देश की रक्षा का सामान अब विदेश से लेकर के आ रहे हो, फिर बात आप करो आत्मनिर्भर भारत की, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ बात है। चलिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अभी तक क्या क्या हुए हैं। पहली बात तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। पहले क्या होता था, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द धीरेन्द्र सिंह कमेटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धीरेन्द्र सिंह कमेटी किससे जुड़ी हुई है, आपकी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से जुड़ी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। होता क्या है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, वो जब डिफेंस का मटेरियल प्रोक्योर करती है किसी कंपनी से, तो इसी पॉलिसी के तहत कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जाकर के खुद से खरीदते हैं, रक्षा मंत्री जाकर के खुद से खरीदते हैं। ये
रिस्पेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस ये पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से अंजाम देती हैं। सिंबॉलिक रूप से कभी राजनाथ जी चले गए राफेल की डिलीवरी लेने, कभी मोदी जी टैंक पे चढ़ गए, वो सब अलग की बात है। बट आर्म्ड फोर्सेस खुद से ही ये सारी चीजें खरीद फरोख्त करती हैं बेसिकली, ठीक है। अब वो कैसे करेंगी, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंडर में करेंगी। अभी तक क्या था कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन अब एक अलग से क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में। कौन सा क्राइटेरिया? आपका इंडियन IIDDM, यानी कि इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो ऐसा होने से क्या हुआ, ये कैटेगरी ऐड करने से क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया आसान हो गई है। पहले क्या होता था, जब ये कैटेगरी ऐड नहीं थी और हमको यानी कि आर्म फोर्सेस को इंडिया के अंदर बनी हुई कोई चीज खरीदनी होती थी, तो उसको दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, बहुत सारे प्रोसीजरल डिलेज आते थे, रेड टेपिज्म होता था। अब क्या है, अब ये अलग से कैटेगरी ऐड कर दी गई है, तो ये फास्ट ट्रैक हो गया प्रोसीजर। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो तुरंत तुरंत अलाउ कर देती है कि अच्छा आप ये जो है काम कर सकते हो पूरा पूरा, ठीक है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर ई बिस पोर्टल है। अब अगर आपको मान लीजिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, आपको जो है कोई डिफेंस का गुड्स बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आप इस पोर्टल पे जाकर के आराम से इजिली अवेल कर, इजिली नहीं मतलब आपको रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, तो अब यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हो। पहले एनुअल कैपेसिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, ठीक है। इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर डिफेंस सेक्टर हैज बीन रिमूव्ड, कि भैया कितने लोगों को डिफेंस का लाइसेंस मिलेगा, बट अब उस कैपेसिटी से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी, भाई इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में कुछ बन रहा है, पब्लिक सेक्टर के लोग कुछ बना रहे हैं, डिफेंस से जुड़ा हुआ सामान में बोल रहा हूँ, बाहर से कुछ आ रहा है ना, उन सबको कहीं ना कहीं एक जैसा एक तरीके से टैक्स सिस्टम में रखा गया, यूनिफॉर्मिटी रखी गई है, ताकि कोई पक्षपात ना होने पाए, एक फेयर कंपटीशन रहे। FDI पॉलिसी को काफी ईज कर दिया गया है, जैसे अब 49% आपका गवर्नमेंट रूट के थ्रू अलाउड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। और 49% के ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और आप किसी बाहरी देश को बिलोंग करते हो, तो आपको हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जैसे बड़े बड़े नेता मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, तो इनसे आप केस टू केस बेसिस पे परमिशन ले सकते हो। आसान भाषा में कहा जाए तो 49% गवर्नमेंट रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आप ला सकते हो, ठीक है। 49% के ऊपर चाहिए तो आपको कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो केस टू केस बेसिस पे देती है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट सिनेरियो क्या, हमने बहुत सारा अचीवमेंट किया है, बहुत सारा बचा भी है, जैसे आपका INS विक्रांत, जो कि कहा जा रहा है कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया है। ये कमीशन होने मतलब था कि ये जो है आपके 2020 इसके सी ट्रायल वगैरह शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हो भी गए हैं, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए। तेजस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये अभी तक डेवलप नहीं हो पाया उतने अच्छे से, मतलब डेवलप तो हो गया है, लेकिन जो इसका इंडिजीनियस कावेरी इंजन है ना, वो हमें कहीं ना कहीं बनाने में दिक्कत आई थी, ये बात है। तो ये सारी आपको बताया गया कि यहाँ क्या क्या सिनेरियो हैं या क्या क्या सिनेरियो रहे हैं इंडिया में। प्रोजेक्ट 75 हमने शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिल करके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, स्वीडन, स्पेन, जापान के साथ मिल करके बहुत सारी सबमरीन्स को बनाने का काम किया है, जैसे कि कलवरी, खंडेरी, वेला, S53, S54, S55। और ये किसने बनाया है? मजगांव डॉक लिमिटेड कंपनी जो है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर धनुष नाम की हमने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन बनाने की बात करी गई, जिसको हम देसी बोफोर्स बोलते हैं, बात क्लियर है। फिर वही अरिहंत, अग्नि 5, पिनाका, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अर्जुन टैंक, ये सारी चीजें हमारे देश के इंडिजिनाइजेशन की तरफ डिफेंस सेक्टर के बता रही है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे। चैलेंजेस की बात करें तो देखिए दोस्तों, कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब जाहिर सी बात है, सब मीठा मीठा नहीं है, सब गुड़ गुड़ नहीं है, कुछ कुछ नमकीन भी है ना। पहली बात तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की कमी है हमारे देश में, बात समझ रहे हैं आप? इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों की कमी है। दूसरी बात है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अगर मान लीजिए कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या आपने कभी सुना है कि कोई अलग से बॉडी बनाई गई है, या कोई अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया गया है इसके लिए, या डिफेंस के एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को ओवर वो करने के लिए, एक तरीके से कहा जाए सुपरवाइज करने के लिए कोई ऐसी चीज बनी हो? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। जैसे कि यूएसए में आपकी, इन यूएसए द प्रोक्योरमेंट एजेंसी डार्पा हैज अ परमानेंट आर्बिट्रेशन कमिटी व्हिच रिजॉल्व्स सच इश्यूज एमिकेबली एंड द डिसीजन इज फाइनल। भैया डार्पा नाम की जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, कहाँ की? यूएसए की। उनके पास एक खुद का परमानेंट आर्बिट्रेशन कमेटी बैठी हुई है, कि कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो भैया ये लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझा लेंगे, और जो डिसीजन दे दिया गया वो बाइंडिंग हो जाएगा, इसका फाइनल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है हमारे यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जाहिर सी बात है। आप सोचिए कि जहाँ पे बेसिक, इतना आदमी गरीबी में रह रहा हो, है ना, जहाँ पे एक बेसिक घर मकान सरकार को बना करके देने पड़ रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स को लेकर के बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर लिया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कहा ना शुरुआत से हमारी एक तरीके से
ओवर डिपेंडेंस रही है सोवियत यूनियन पे, तो हमने खुद का कभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ही नहीं। ठीक है। लैंड एक्विजिशन इश्यूज, आपको पता है कि हमारे देश में लैंड एक्विजिशन को लेकर के कितनी ज्यादा दिक्कतें, कितने ज्यादा झोल होते हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई इस फील्ड में आना नहीं चाहता डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि उनको लैंड मिलना बड़ा मुश्किल काम है। पॉलिसी डायलेमा। ठीक है। अब जैसे एक ऑफसेट एग्रीमेंट हमने बना रखा है। ऑफसेट एग्रीमेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए, इसको मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, हम यूएसए से कुछ खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का सामान, डिफेंस का सामान। तो हमने क्या किया, क्या कहा यूएसए कि हम आपको 100 रुपए दे तो रहे हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन ये 100 रुपए आप आकर के हमारे देश में ही इन्वेस्ट करोगे और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप आकर के। तो ये ऑफसेट क्लॉज है। अब इससे क्या होता है कि पैसा वापस आता है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिट पार्टीज, अपोजिट कंट्रीज है, वो हेजिटेट करती है कि भैया ये तो मतलब क्या ही पॉलिसी है। मतलब ये मैंने आपको लेमन टर्म से बताया है, काफी टेक्निकल टर्म ये ऑफसेट जो क्लॉज होता है, बट आसान भाषा में ये चीज है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। अब वे फॉरवर्ड क्या है भैया, परमानेंट आर्बिट्रेशन सेल बनाइए, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दीजिए, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दीजिए डीआरडीओ को, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी दोनों ही एनहेंस हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि डीआरडीओ का बहुत क्रूशियल रोल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में आज की डेट में। अगर उसके पास ऑटोनॉमी नहीं होगी, उसके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो काम कैसे बनेगा। इन्वेस्टी कंपनी जो होती हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टर कंपनी हो गई। जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो कल को क्या होगा कि बाहर की कंपनी ने मान लीजिए हाथ खींच लिए अपने, तो होगा क्या कि सारा लगा हुआ इन्वेस्टमेंट, पैसा, मैन पावर सब बर्बाद जाएगा। अगर डिजाइन और डेवलपमेंट हमारे हाथ में नहीं हुआ प्रोडक्ट का, तो वो हमें अपने हाथ में रखना है। ठीक है। ये सारी बातें, इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी को आप इंक्रीज कीजिए। जैसे आपको पता है कि इंडियन नेवी ने बहुत ज्यादा, जो नेवल डिजाइन ब्यूरो है इनका एक, इन्होंने इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो खुद से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करवाएं भाई, क्योंकि एक्चुअल में नीड क्या है ये तो आर्म्ड फोर्सेस को ही पता है ना। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर जो लगातार सर्व कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको कैसा एयरक्राफ्ट चाहिए, कैसी उनको टैंक चाहिए, कैसे उनको नेवल शिप्स चाहिए। तो ये आप खुद से डिजाइन करके डीआरडीओ को आगे फॉरवर्ड करिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि वो कस्टमाइज्ड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना करके दे सके। फिर रोबस्ट सप्लाई चेन, भाई जाहिर सी बात है सप्लाई चेन होना बहुत जरूरी है, मजबूत। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस का सामान बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है सब हमारे देश में अवेलेबल है। बहुत सी चीजें हमको इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, तो एक सप्लाई चेन बना होना बहुत जरूरी है प्रॉपर। ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी पहली न्यूज थी। है दूसरा आपका जो न्यूज आइटम है, उस पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शंस इन इंडिया। अगर कोई एक इंसान एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन जीत जाता है, या दो कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन जीत जाता है, तो उसको उनमें से एक अगले 6 महीने में खाली करनी होती है, और फिर वहां पे बाई इलेक्शन होते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, अगर वो संविधान के हिसाब से, अगर वो कोई भी एक सीट खाली नहीं करता है 14 दिन के अंदर अंदर, तो वो दोनों सीटें ही खाली मान ली जाएंगी। ठीक है। कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। अभी हुआ क्या बेसिकली, आपको पता है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो दोनों सीट से इलेक्शन जीत गए अपना, वायनाड से भी और रायबरेली से भी। तो अब उनको एक सीट खाली करनी पड़ेगी। ये प्रावधान है कि 14 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस देके बताना पड़ेगा कि हम कौन सी सीट खाली कर रहे हैं, और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे दोबारा से बाई इलेक्शन होंगे, जब उनकी जगह पे कोई और इलेक्शन लड़ करके वहां से जीतेगा या हारेगा, जो भी कुछ है अपना। ठीक है। तो ये जो है, ये चीज तो है हमारी, ये क्लियर है एकदम कि एक इंसान दो कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ सकता है मैक्सिमम। दोनों भी जीत गए तो एक उसको 14 दिन के अंदर बताना होगा कौन सी खाली कर रहा है, और 6 महीने के अंदर खाली करनी होगी। सॉरी, 14 दिन के अंदर उसको खाली करनी होगी, 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होने होंगे वहां पे। ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे सुनने में आया कि प्रियंका गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ सकती हैं, इस वजह से हमने इसको कवर किया है। एज पर सेक्शन 33(7) of the RPA, one candidate can contest from maximum of 2 constituencies। 1996 तक था कि दो से ज्यादा भी अलाउड था, लेकिन उसके बाद 1996 में राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड करके दो कॉन्स्टिट्यूंसीज की कैप लगा दी गई कि भैया ज्यादा से ज्यादा दो सीट पर आप लड़ सकते हो। ठीक है। Since 1951, many politicians have used this factor to contest from more than one seat, sometimes to divide the opponent's vote, sometimes to profess their party's power across the country, sometimes to cause a ripple effect in the region surrounding the constituencies in favor of the candidate's party, and all parties have exploited section 33(7)। तो भैया इसके बहुत सारे रीजन थे। नेता क्या करते थे, कई कई सीट से इलेक्शन लड़ जाते थे। होता क्या कि जब कोई बड़ा नेता कहीं से इलेक्शन लड़ता है, तो खाली वहां पे नहीं, उसके आसपास के जो जिले होते हैं, उसके आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, वहां पे भी उसके इलेक्शन लड़ने का इम्पैक्ट पड़ता है। तो पार्टी मजबूत हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये रीजन थे, लेकिन अब इसके ऊपर कैप लग गई है बेसिकली। और दो से ज्यादा भी जीत गए तो वही बात है, 6 महीने में कहा खाली करना होगा। और सेक्शन 70 जो है आपका आरपीए का, और रूल 91, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961,
ये दोनों मिल करके कहते हैं कि भैया 14 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्लेयर करना है, नहीं तो दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। तो पहले स्टेटमेंट तो दोस्तों सही है ना। दूसरा स्टेटमेंट भी सही होता अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा होता। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी पॉलिटी में आपको ऐसे ही फंसाता है। वो क्या करेगा, वो आपको लिखा कहीं और पे होगा, बोल देगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप एक बार को कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये बाकी एक्ट और रूल्स वगैरह में लिखा हुआ, तो ओनली वन इज करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हो कि अगर कोई इंसान राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इलेक्शन लड़े और जीत जाए, ठीक है, तो उसको भैया 10 दिन के अंदर अंदर बताना होगा कि वो राज्यसभा या लोकसभा किसकी आपकी अपनी सीट रखना चाहता है। अगर वो 10 दिन में नहीं बता पाता है तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, ठीक है, उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। वैसे अगर कोई सांसद भी बन गया और विधायक भी बन गया, ठीक है, सांसद भी बन गया और विधायक भी बन गया, दोनों एक साथ बन गया, तो उसको क्या करना होगा, वही 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसको बताना होगा कि भैया वो कौन सा क्या खाली कर रहा है, सांसदीय अपनी छोड़ रहा है या विधायक की छोड़ रहा है। और अगर वो कुछ नहीं बताता है 14 दिन के अंदर अंदर, तो उसकी लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी, यानी कि उसकी सांसदी चली जाएगी, वो सिर्फ विधायक रह जाएगा। यही यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप इसको भी एक बार रीड कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका पॉक्सो एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। इट डील्स विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड ओनली बिलो द एज ऑफ 18। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जो 18 साल से नीचे हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो उससे ये डील करता है। पहला स्टेटमेंट हो गया। एक्ट प्रोवाइड्स द रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड बाय अ वुमेन सब इंस्पेक्टर ऑफ द चाइल्ड रेजिडेंस एट द चाइल्ड रेजिडेंस और प्लेस ऑफ चॉइस। तो भैया बच्चे का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करना है वो महिला सब इंस्पेक्टर ही, महिला ऐसा ही कर सकती है, और वो या तो बच्चे के घर पे करेगी या बच्चे की चॉइस वाली जगह पे करेगी। तो स्टेटमेंट है। अब ये न्यूज में क्यों है, कर्नाटका के ओल्ड सीएम, एक्स सीएम येदुरप्पा, इनके ऊपर एक केस लगा है पॉक्सो का, तो इनके खिलाफ वारंट इशू हो गया है ना। तो ये अरेस्ट हो सकते हैं, जैसे द हिंदू ने इसको कवर किया है। अब द हिंदू ने कवर किया तो हम कैसे छोड़ दें, है ना। इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन द कंट्री डीलिंग स्पेसिफिकली विद द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन enacted in 2012 and is administered by the Ministry of Women and Child Development। तो पहला ये ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज को डील करता है। 2012 में इसको एनेक्ट किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है दोस्तों, जिम्मेदार है। इट वॉज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड pornographic violation as well as establish special courts for such trials। Simple. In 2019, the act was amended to strengthen the penalties for specified offences in order to deter abusers and promote a dignified upbringing। अब 2019 में इसको अमेंड करके बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई थी कुछ कुछ ऑफेंसेस को लेकर के, ताकि बच्चे एक अब्यूज फ्री लाइफ अपनी जी सके, है ना, और एक डिग्निफाइड अपब्रिंगिंग उनको मिल सके, परवरिश मिल सके, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉक्सो रूल्स कब नोटिफाई किए हैं, 2020 में नोटिफाई किए हैं। पहली बात तो ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, यानी कि एनी पर्सन की बात हुई 18 साल से नीचे के, यहाँ पे लड़का लड़के की कोई भी दोस्तों बात नहीं हुई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल 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 गलत है। ओनली गर्ल चाइल्ड नहीं, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अ क्राइम, एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन who fails to report the commission of a sexual offenses involving a subordinate faces punishment। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा क्राइम हुआ है, ठीक है, और वो वहां का जो ओनर है या मैनेजर है या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो रिपोर्ट नहीं करता है उसको, तो उसके खिलाफ भी केस होगा, उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। चलिए, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग केसेस। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ ऑफेंस हुआ है पॉक्सो के अंडर में और आप 1 साल के ऊपर टाइम बीत गया तो आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, कोई इसके ऊपर टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आप चाहो तब भी पॉक्सो एक्ट के अंदर के मुकदमे रिपोर्ट कर सकते हो। बात क्लियर है। कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल बट फॉर द बट ऑब्वियस रीजंस, जो विक्टिम है उसकी आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियली रहेगी ताकि उसके साथ समाज में एक स्टिग्मा ना लग जाए। There is a significant general awareness now to report cases of sexual exploitation of children, not only by individuals but also by institutions, as non-reporting has been made a specific offence under POCSO Act। This has made it comparatively difficult to hide offences against children। तो वही बात है, जब कंपलसरी कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल रहा है, और अब बहुत रेयर ऐसा होता है कि इसको रिपोर्ट ना किया जाए। द स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल हैज बीन मेड अ न्यू ऑफेंस। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सिर्फ स्टोर भी कर रहे हो तो वो भी अपने आप में क्या है दोस्तों, एक ऑफेंस है। रूल 9 ऑफ द पॉक्सो रूल्स अलाउ द स्पेशल कोर्ट टू ऑर्डर इंटरिम कंपनसेशन। अगर भैया कोई चाइल्ड के साथ ऐसा हुआ है और उसको कॉम्पनसेशन की जरूरत है और अभी तक लेकिन केस फाइनल नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या होगा, आपका एक तरीके से उसको इंटरिम कंपनसेशन देने की बात की जाएगी। जो फाइनल
कंपनसेशन की बारी आएगी तो उसमें से एडजस्ट कर दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब कुछ इश्यूज और चैलेंजेस है पॉक्सो एक्ट को लेकर के, जैसे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पुलिस फोर्स में, मतलब उतने ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं है। ऐसा नहीं कि महिलाएं पुलिस फोर्स में है नहीं, बिल्कुल है, बट उस पैमाने पे नहीं जिस पैमाने पे उनकी जरूरत है। द पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड बाय वुमेन सब इंस्पेक्टर एट द चाइल्ड्स रेजिडेंस or place of choice, but it is practically impossible to comply with the provision when the number of women in the police force is just 10% and many police stations hardly have women staff। भैया 100 में से 10 महिलाएं हैं पुलिस पुलिस उसमें पुलिस महकमे में। कई कई थाने तो ऐसे जहाँ पे कोई शायद हो भी ना, फॉर्मेलिटी लेकर महिला सिपाही विपाही रख लें ये लोग, है ना। तो भैया आपका दूसरा स्टेटमेंट सही था, ठीक है, बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर के लोग ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, नीचे का कोई नहीं कर सकता। इससे सब इंस्पेक्टर के लेवल से नीचे की कोई महिला नहीं कर सकती। तो ओनली 2 इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। खैर, अगला क्या, लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन। आपको पता है कि भैया जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो रहे हैं या किसी का बयान लिया जा रहा है, तो ऑडियो वीडियो मीन्स का प्रावधान दिया गया है, बट कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। अनदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट मैंडेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय द प्रोसिक्यूट्रिक्स बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दो सच स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन मोस्ट केसेस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर नीदर कॉल्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रायल नॉर आर दोज हु रिट्रैक्ट देयर स्टेटमेंट पनिश्ड। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इसमें स्टेटमेंट लेने का प्रावधान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने है। तो कई बार क्या होता है कि जो गवाह होते हैं या कोई होता है, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दिलवाई जाती है कि हाँ हमने ये ऑफेंस होते हुए देखा था। लेकिन कल को क्या होता है, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वहां पे होने का मतलब क्या है कि एक कहीं ना कहीं एक सैंक्शन रहे कि हाँ इनके सामने बोला भी पलट नहीं सकता है, पलटेगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की गवाही को मान करके उसको सजा दे दी जाएगी। मतलब मोटिव तो यही होना चाहिए ना, होता ना कि इनको बोलो इनके सामने हम बात करेंगे, उनके सामने हम बात क्यों करेंगे, ताकि वो कल को इस बात को एडमिट करे कि हाँ मेरे सामने बात हुई थी, और अगर आप पलट जाओ तो वो उसके लिए आपको पनिश करें बेसिकली, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है। कई सारे लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देते हैं, बयान देते हैं, बाद में कोर्ट में जाकर के पलट जाते हैं, लेकिन जब वो पलटते हैं तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बहुत सारे केसेस में बुलाया भी नहीं जाता उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने के लिए कि भैया इनके सामने तो आपने ये बोला था, अब आप कुछ और कैसे बोल रहे हैं, ये आप हमको बताइए, है ना। ये एक दिक्कत की बात है। एज डिटर्मिनेशन, आपको पता है दोस्तों हमारे यहाँ पे एज को लेकर के कितनी जाली चीजें होती हैं। बच्चे की एज 2 साल 4 साल 5 साल कम लिखी है, ज्यादा लिखी है, तमाम चीजें हैं। तो एज डिटर्मिनेशन कैसे हो प्रॉपरली, बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स आज भी नहीं है, है ना। ये एक दिक्कत की बात है। डिले इन फाइलिंग ऑफ चार्जेस, अब जाहिर सी बात है भैया, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस और फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या कहा गया कि भैया जब भी ऑफेंस हुआ है तब से, या फिर जिस दिन मुकदमा फाइल हुआ है तब से 1 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, बट ऐसा कहाँ ही पॉसिबल है, तो ये नहीं होता है। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, जाहिर सी बात है, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, महिलाओं की संख्या बढ़ाइए, जो इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस हैं, जो प्रावधान पॉक्सो के हैं उसको अक्षर फॉलो करिए, लाइन बाय लाइन फॉलो करिए, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिए, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए एज डिटर्मिनेशन के लिए, कुछ आप सेट पेपर्स डिक्लेयर कर दीजिए कि भैया यही यही डॉक्यूमेंट्स है जो माने जाएंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली हैं, है ना, ये भी बात है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। ये आपका पॉक्सो से जुड़ी हुई न्यूज थी, छोटी सी या बड़ी सी जो भी आप मान ले इसको। एक और छोटी सी न्यूज आपकी है डाउन टू अर्थ मेरी, सी कुकुम्बर्स के बारे में। अब सी कुकुम्बर्स दोस्तों कौन है, ये आपका मान लीजिए सी फ्लोर जो होता है आपका समुद्र है, समुद्र के नीचे कहीं ना कहीं धरती तो होगी, तो उसके ऊपर सी कुकुम्बर रहते हैं सी फ्लोर पे, ठीक है। ये स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। ये रिजेंबल करते हैं सिलेंड्रिकल वेजिटेबल्स है। ये जो ऊपर वाली फोटो है ना, दोनों ही फोटो अलग सी कुकुम्बर की है, ये भी और ये भी, और इसके अंदर ये स्टार फिश है। अभी हम देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इसको, ठीक है। तो भैया ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल वेजिटेबल की तरह दिखता है, और इसको बहुत ज्यादा खाया जाता रहा है एशिया में, काफी कई सारी सेंचुरीज से इसको खाया जाता रहा है। अब इसको खाते 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 हुआ क्या कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है। सी कुकुम्बर्स आर मरीन एनिमल्स दैट बिलोंग टू द क्लास होलोथ्यूरोइडिया, है ना, होलोथ्यूरोइडिया को बिलोंग करते हैं क्लास को, मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये पार्ट है फाइलम एकिनोडर्माटा के, एकिनोडर्माटा के। ये सॉल्ट वाटर में मिलते हैं भाई, जाहिर सी बात है, मरीन मतलब सॉल्ट वाटर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड प्राइमरली ऑन और नियर द सी बेड एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सॉफ्ट लेदरी स्किन एंड इलोंगेटेड बॉडीज, है ना, इलोंगेटेड बॉडीज आपको फोटो में दिख ही रही है।
सी कुकुम्बर्स आर द जेनिटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल सीज। जेनिटर्स मतलब रखवाले एक तरीके से, ट्रॉपिकल सी के रखवाले हैं आपके कौन, सी कुकुम्बर। जैसे कि आपका एक वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो जमीन को एकदम सू शू करके बिल्कुल साफ कर देता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कूड़ा होता है छोटा मोटा, वो अपने अंदर वो खींच लेता है और बाद में आप उसको जगह पर ले जाकर के फेंक सकते हो। तो वैसे ये लोग भी काम करते हैं। ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक्स होते हैं सी फ्लोर पे, उनको ये खा लेता है, उनको कंज्यूम कर लेता है, वो इसका बॉडी मास बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके बैक्टीरिया या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक्स जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए कारण बनने वाले थे, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा करने वाले थे, अब वो इन्होंने खा लिया और इनको कोई नुकसान नहीं हो सकता, इनकी तो डाइट ही वही है। तो ये एक पंथ दो काज हो गए बेसिकली। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगली बात क्या है भैया, साइज और कलर की है। कई सारे साइज की होते हैं, 7.5 इंच से लेकर के 10 फीट लंबे तक होते हैं। ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लू, अलग अलग पैटर्न पे होते हैं ये। लंबी बॉडी होती है, ठीक है, बम्स होते हैं इनकी बॉडी में, आईज नहीं होती, दिमाग नहीं होता है। बट इन्होंने क्लेवर वेज को डेवलप कर लिया नेविगेट करने के लिए, समुद्र में घूम टहल लेते हैं आराम से, पार्टी वार्टी करके करके चले आते हैं, भले ही आंखें और दिमाग ना हो इनके पास, और अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं और खाना ढूंढ भी सकते हैं, फॉरेस्ट फॉर फूड। थ्रेट क्या है भैया, वही है कि ओवर फिशिंग की जा रही है इनकी, मतलब कंज्यूम किया जा रहा है बेसिकली, और ओवर फिशिंग जो की जा रही है उससे भी इनका नुकसान हो रहा है। इनका स्टार पर्ल फिश के साथ एक तरीके से सिम्बोटिक रिलेशन है, क्योंकि ये स्टार पर्ल फिश जो है वो इन्हीं की बॉडी के ऊपर आकर के रहती है, उसी की बॉडी में शेल्टर के तौर पे रहती है। ये आपको दिख रहा होगा अंदर से कि झांक रही है ये स्टार पर्ल फिश है। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज थी, आपको मैंने बीच में ही कवर करवा दी। अगला आपका जो अभी हाल फिलहाल में जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2024 की, है ना, उसके बारे में दिए हुए हैं 4 पेयर, बताना है कि कौन से पेयर गलत मैच्ड है। इंडिया की रैंक 127, पाकिस्तान की रैंक 139, आइसलैंड की रैंक 1 और श्रीलंका की रैंक 39। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर इंकरेक्ट हैं, खाली एक पेयर, खाली 2 पेयर, खाली 3 पेयर या फिर चारों पेयर, कौन सा इन द सेंस कितने पेयर गलत है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये डाउन टू अर्थ में आर्टिकल आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2004 की, जो कि 4 पैरामीटर पे जेंडर गैप को जज करती है। पहला क्या है कि महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसा है, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट उनका कैसा है, कितना पढ़ी लिखी है, कितना नॉलेज उनके पास, हेल्थ और सर्वाइवल उनका कैसा है उस पर्टिकुलर देश के अंदर, और उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है नेशनल स्टेट पॉलिटिक्स में। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी महिला को, किसी भी देश को जेंडर गैप के नाम पे जज करने के लिए। अब ये जो है 0 से 1 तक का स्कोर देता है। एक जो नंबर होता है वो ये बताता है कि पूरी तरीके से यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी आ चुकी है, अब कुछ भी यहाँ पे इक्वालिटी लाने के लिए बचा नहीं है। लेकिन 0 का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ तो बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है, एकदम ही लैक कर रही है इक्वालिटी, बेसिक इक्वालिटी भी नहीं है। टॉप रैंकिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो भैया आइसलैंड आपका नंबर 1 पे है, 14 साल से लगातार। जेंडर गैप स्कोर कितना, 93.5%, यानी कि इन्होंने 93-94% जेंडर गैप को खत्म कर दिया है, 5-6% जेंडर गैप इनका खाली बचा हुआ है इनके देश में। ठीक है, उसके अलावा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब भी टॉप 5 कंट्रीज में आपकी आ रही हैं। इंडिया की इस साल की रैंक 129 है, पिछली बार से कम है, पिछली बार इनकी 127 थी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन के बारे में, कि भैया पहला पेयर गलत है और तीसरा पेयर सही है। तो यानी कि अब या तो इनकरेक्ट पूछा है, तो या तो आपका मतलब ऑल फोर ऑल इनकरेक्ट नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। The slight regression in is mainly the result of small decline in educational attainment, political empowerment, while economic participation and opportunity स्लाइटली इम्प्रूव्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि भैया हम एजुकेशनल अटेनमेंट पे पीछे गिरे हैं और ज्यादा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे पीछे गिरे हैं, लेकिन हम एक चीज में बढ़े हैं, वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, जिस वजह से थोड़ी बहुत रैंक मेंटेन भी नहीं तो और ही ज्यादा गिर जाती। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इंडिया जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें से 5वें नंबर पे है, क्योंकि इंडिया से आगे कौन कौन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है। आप फोटो में देख लीजिए यहाँ पे, बांग्लादेश की रीजनल रैंक है नंबर 1। ठीक है, रीजनल रैंक है नंबर 1 और ग्लोबल रैंक है 99 की। नेपाल नंबर 2 और 117, श्रीलंका नंबर 3 और 122, भूटान नंबर 4 और 124, इंडिया नंबर 5 और 129 यहाँ पे ग्लोबल रैंक है। ठीक है, ये रीजनल रैंक्स हैं आपकी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आइए वापस से, अब यहाँ पे इंडिया गलत हो गया, आइसलैंड गलत हो गया, श्रीलंका गलत हो गया, पाकिस्तान तो इंडिया से पीछे है तो ये भी गलत हो गया। तो आइसलैंड सही है बेसिकली, सॉरी, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो ओनली 3 पेयर्स आर इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 पेयर इज करेक्ट। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी।
इंडिया का इस साल का जो स्कोर रहा है वो 64.1% रहा है, यानी कि हमने इतना जेंडर गैप अपने यहाँ खत्म कर दिया है। पिछली बार 127 पे थे, इस बार 129 पे दोस्तों हम लोग आ गए हैं। ठीक है, चारों पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की अलग अलग रैंक। इंडिया सबसे एक तरीके से पुअर परफॉर्म किया है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में। अब देखने की बात है कि यहीं पे हमने इंप्रूव भी किया है। भाई जाहिर सी बात है, जहां पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वहां पे थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट होगा तो बहुत बड़ा बन के दिखेगा, वही यहाँ पे हुआ है। तो इसमें इंडिया की 142वीं रैंक है, हेल्थ और सर्वाइवल में भी 142वीं रैंक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में 112वीं रैंक है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 65th रैंक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आप एक बार फोटो देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन कर्नाटका। भैया नागरहोल, बंदी, बक्सा, सिंबलबाड़ा, अंशी, इनमें से कोई तीन है, ये आपको कोड चूज करके बताना है। अब ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि मैसूर का एक दसरा एलिफेंट अश्वत्थामा, इसको इलेक्ट्रोक्यूशन से इसकी डेथ हो गई है, यानी कि बिजली के झटके से बेसिकली मारा गया, मार दिया गया, जो भी कुछ है, तो इसकी डेथ हो गई है। कहाँ पे, नागरहोल टाइगर रिजर्व में। ये आपका मैसूर और कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका की है वहां पड़ता है। कौन, नागरहोल टाइगर रिजर्व। अब इसका नाम नागरहोल क्यों है, क्योंकि इसका मतलब लिटरल होता है स्नेक स्ट्रीमिंग कन्नड़। कन्नड़ भाषा में कर्नाटका का मतलब, सॉरी, नागरहोल का मतलब होता है आपका स्नेक स्ट्रीम। इट इज कॉन्टिग्यूअस विद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला टू इट्स साउथ एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व टू इट्स सदर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट। तो भैया वायनाड जो कि केरला में है और बंदीपुर जो कि कर्नाटका में, उन दोनों के साथ कॉन्टिग्यूअस है। तो बंदीपुर तो भैया बंदी लिख लीजिए, बंदीपुर लिख लीजिए, एक ही बात है। तो टू तो भैया देखो है ही है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, ये देखो चारों में टू है। ठीक है, चलिए नागरहोल भी तो है, तो वन हो गया, तो 1 2 3 है या 1 2 5 है। अब 3 और 5 पे सारी लड़ाई है, क्या बक्सा है या अंशी है, बक्सा है या अंशी है, ये आपको बताना है। सिंबल बाड़ा तो मतलब है ही नहीं, सिंबल बाड़ा तो आपका है ही नहीं, तो नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा आपको। ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। कबनी और तराका तारका रिवर जो है यहाँ पे आकर के मिलती हैं, मतलब यहीं से रिजर्वायर बनाती हैं अपना आकर के। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द रिजर्व एज अ प्रोटेक्टेड एरिया डेट्स बैक टू द रीन ऑफ बोडियाल डायनेस्टी, द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर, व्हेन नागरहोल वाज एन एक्सक्लूसिव हंटिंग रिजर्व ऑफ द किंग्स। तो भैया इसको शुरुआत से ही एक तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट रखा गया है, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले, है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले वहां पे सिर्फ और सिर्फ बोडिया डायनेस्टी के राजा ही जा सकते थे शिकार करने के लिए। फिर 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया कुर्ग स्टेट ने। ठीक है, इट वाज अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क इन 1988 एंड ब्रॉट अंडर द फोल्ड ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर बाय डिक्लेयरिंग इट टाइगर रिजर्व इन 1999। तो भैया ये नेशनल पार्क कब बनता है, 1988 में, और टाइगर रिजर्व कब बनता है, 1999 में। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें और लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार खुद से भी रीड कर लोगे। यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस टाइप आपका एक तरीके से तमाम चीजें वेजिटेशन है। फिर आपका एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द फॉरेस्ट आर इंटरस्पर्स्ड इंटरस्पर्स्ड बाय विद स्वैम्पी फेलोस कॉल्ड हडलू। ठीक है, हडलू ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कहाँ का है, कर्नाटका का। ठीक है, which are dominated by grasses and sedges favored by wild herbivores। फिर यहाँ पे टीक, सैंडलवुड वगैरह वगैरह मिलता है, ओक वगैरह मिलता है। फिर यहाँ पे आपके टाइगर लेपर्ड, एशियाटिक डॉग, स्लॉथ बियर, एशियाटिक एलिफेंट, गौर, सांबर, चित्तल, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये टाइगर रिजर्व है कहाँ के, आपके कर्नाटका के। बंदीपुर है, भद्रा है, दांदेली अंशी है, फिर आपका नागरहोल है, फिर आपका बीआरटी टाइगर रिजर्व है। ये आपकी 4 रामसर साइट है कर्नाटका में, इसका नाम भी आप ध्यान रख लीजिए। रंगानाथी टू बर्ड सेंचुरी, रंगानाथी टू बर्ड सेंचुरी, अकांसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी ईश्वरी मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 4 रामसर साइट है कर्नाटका में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ना सिंबल बाड़ा है, ना बक्सा है, 1 2 एंड 5 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोल्ड लावा के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन रेन मिक्सेस विद वोल्केनिक मटेरियल लाइक ऐश, सैंड एंड पेबल्स। कहने का मतलब ये है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसी के ऊपर जब बारिश हो जाती है, तो उसी से क्या बनता है, कोल्ड लावा बनता है। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। साउथ अमेरिका में इसको हम लहर के नाम से भी जानते हैं, कौन बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। सिंस इट कूल्स डाउन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ रेन, इट इज लेस डेडली देन रेगुलर लावा। अब कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर हम जाएं, तो पानी पड़ने से क्या होगा, लावा ठंडा पड़ जाएगा, लावा ठंडा पड़ेगा तो कम डेडली होगा, बट ऐसा होता नहीं है। आइए देखते हैं कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, कितने बताने, जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहली बात तो
इसको हम इंडोनेशिया में लहर के नाम से जानते हैं। तो आपका दूसरा तो दोस्तों गलत ही हो गया। साउथ अमेरिका में लहर नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये आपका इंडोनेशिया में इसको हम लहर के नाम से जानते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया, कॉन्क्रीट लाइक सब्सटेंस बन जाता है जब आपके वॉल्केनिक इरेप्शन के ऊपर बारिश हो जाती है और लावा आपका पानी के साथ मिलकर के कॉन्क्रीट टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। अब रेन की वजह से ये कोल्ड लावा जो है वो वॉल्केनो के स्लोप से नीचे आता जाता है, नियर बाय टाउन्स और विलेजेस में जाकर के तबाही मचा देता है। अच्छा, जो नॉर्मल आपके लावा होते हैं वो बहुत धीरे धीरे भागते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो लोगों को टाइम मिल जाता है इवैक्यूएट करने का, भागने का। पर ये क्या एकदम बिल्कुल बुलेट की रफ्तार से जाता है और लोगों को समय भी नहीं देता है कि भैया वो लोग कुछ कर पाए। और इसका 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करने की क्षमता इसके अंदर है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, रास्ते में जाते जाते आपका कूड़ा करकट डेब्रिस जो भी होगा वो सब बिल्कुल पकड़ लेता है, तो ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। ये नॉर्मल लावा से कम डेडली है, सॉरी ज्यादा डेडली है, क्योंकि भैया इसकी फोर्स ज्यादा है। नॉर्मल लावा की, रेगुलर लावा की फोर्स उतनी नहीं होती है जितनी इसकी है, क्योंकि रेन का फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बात समझ में आ गई? एक बार आप रीडिंग लेकिन तब भी करोगे इसकी। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हो तभी आपका कोल्ड लावा बने। ये नॉर्मली भी बन सकता है। ठीक है। बिना इरप्शन हुए भी नॉर्मली भी आपका कोल्ड लावा बन सकता है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी इन द सेंस नहीं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब ये आ सकता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी आज की आखिरी न्यूज जो है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अगेन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं आकर के, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लापरवाही है। क्यों करने, क्या करने का फायदा मिल जाएगा आपको? एक सब्सक्राइब अगर आप कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई चार्ज करने लगेगा या एकदम यूट्यूब भर जाएगा आपका। खैर, अगला क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस बाय यूएन? यूएन ने कौन से साल को क्वांटम साइंस का साल बताया, इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है? 24, 25, 26, 27? सिंपल सा आंसर है 2025। 2025 टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएस यूएन सेज, यूनाइटेड नेशन सेज। ठीक है। अब इसको जो है, इस रेजोल्यूशन को हेड किया था किसने? मैक्सिको ने, 2023 में। और इसको लगभग लगभग 60 कंट्रियों ने अडॉप्ट कर लिया है। ऑल्सो द ईयर 2025 मार्क्स अ सेंचुरी सिंस जर्मन फिजिस्ट वर्मर हिसेनबर्ग पब्लिश पेपर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके 100 साल पहले ही एक जर्मन आपके वो थे जिन्होंने पहली बार जो है इसके बारे में, क्वांटम के बारे में, मैकेनिक के बारे में लिखा था कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है, एकदम माइक्रो लेवल पे भी कुछ हो सकता है। ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1932 फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया ने भी अपना शुरू किया है क्या, क्वांटम मिशन, अप्रैल 2023 में, जिसको वो इम्प्लीमेंट करेगा कब? 2023-31 तक का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक में। इसके 4 वर्टिकल है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपकी आखिरी न्यूज थी आज की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे शानदार करंट अफेयर के साथ। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड